शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मजदूर होते थे, गरीब होते थे, बच्चों को अच्छे। ये बहुत ही गलत था, तर फेंकने लगे। किन कारणों से उनको क्षमा कर दिया गया है? मोदी जी की मांग के ऊपर हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि इटावा की विधायक मोदी जी नमस्कार, मैं हूं शिखर दुबे और मेरे साथ हैं अभिनव भदौरिया और आप देख रहे हैं हमारा पहला पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है हमारी मुख्य अतिथि इटावा की विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी। तो आज हम विधायक जी से विभिन्न मुद्दों पर कुछ बातचीत करेंगे। विधायक जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप पहली बार विधायक बनती हैं 2017 में, और जब 2017 में आपने चुनाव लड़ा तो कुछ राजनीतिक विश्लेषण आपकी हार की घोषणा पहले से ही कर चुके थे, लेकिन आपने चुनाव लड़ा और अंततः आपने काफी अच्छा चुनाव लड़ा। सपा प्रत्याशी का उस टाइम पे काफी नाम भी चल रहा था, ट्रेंड में भी काफी लोग बोल रहे थे कि वो चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन आपने उन्हें एक बड़े मार्जिन से चुनाव हराया। तो इसके पीछे आपकी क्या रणनीति रही? राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव एक सतत प्रक्रिया है और हार जीत भी अनवरत बनी रहती है। चुनाव अच्छा था, हमारे अनुकूल था और बहुत दमदारी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मुझे पहले दिन से ही विश्वास था, बल्कि अपने काम पर विश्वास था कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। तो उस समय आपके क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों पर आपने काम किया? देखिए, मुद्दे तो जो सरकार के घोषणा पत्र में थे उसको लेकर लोगों के बीच में गई और लोग हमारी कार्यशैली से बहुत लंबे समय से परिचित हैं, क्योंकि मैंने एक ही दल में राजनीति की है, भारतीय जनता पार्टी में, और कई चुनाव इटावा से लड़ी हूँ। व्यक्तिगत लोग मुझे जानते हैं, मेरी कार्यशैली को जानते हैं और लोगों को विश्वास था कि जीतने के बाद सदन में इटावा की समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से उठाएंगे। और मैं मानती हूँ कि मैंने इटावा की प्रत्येक समस्या को, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो या सदन के माध्यम से हो, उठाया भी है और उसको पूरा कराने का पूरा प्रयास भी किया है। जी, हम लोगों ने भी देखा है कि आप अपनी जो भी बात कहती हैं बड़ी ही बेबाकी से कहती हैं और निडर होकर कहती हैं। हाँ, राजनीतिक क्षेत्र में एक पार्ट लोगों के बीच में विश्वसनीयता का भी होता है और उस विश्वसनीयता को मैंने बना रखने का प्रयास किया है। तो विधायक जी, मेरा आपसे सवाल है कि आपकी सरकार बेरोजगारी की तरफ और नौजवानों की तरफ जो उनकी कार्य प्रणाली है उसकी तरफ ज्यादा झुकाव रहता है, तो नए स्किल्स डेवलपमेंट के लिए अब आपकी सरकार क्या करेगी नए युवाओं के लिए और बेरोजगारी के लिए, वो बताइए। सरकार बहुत पहले से ही एक अलग मंत्रालय बना के स्किल डेवलपमेंट के नाम से नौजवानों को प्रशिक्षित करने का काम कर रही है। नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में भी अभ्युदय जैसी योजना चलाकर, टैबलेट देकर, स्मार्टफोन वितरित करके नौजवानों को प्रोत्साहित कर रही है और नई टेक्नोलॉजी के साथ जिनको सुविधा नहीं मिल सकती है उनको मोबाइल फोन के माध्यम से जोड़कर और तकनीकी शिक्षा की जानकारी या विभिन्न विषयों पर काम करने की जानकारी उनको प्राप्त हो सके, इसलिए प्रोत्साहित कर रही है लगातार। और नया मंत्रालय बनाया स्किल डेवलपमेंट के नाम से और वो मंत्रालय लगातार हमारे प्रदेश के और पूरे देश के नौजवानों की स्किल को डेवलप करने का काम कर रहा है और हर क्षेत्र में आज देश में नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी तो जैसे अपने उत्तर प्रदेश में देखा जाए, पहले जो मजदूर होते थे, गरीब होते थे, अपना बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ा पाते थे, वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूलों में भेजते थे, लेकिन वहाँ देखा जाता था कि पढ़ाई तो कुछ होती नहीं थी। लेकिन अभी जो देखा जाए तो काफी अच्छी तकनीकी आ गई है और सरकारी स्कूल में पढ़ाई भी काफी अच्छी हो रही है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में ही हर जनपद में हमारे यहाँ एक अटल विद्यालय के नाम से गरीब मजदूर के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था सरकार ने मुफ्त की है, जहाँ पर उनको हॉस्टल के माध्यम से रखने की भी व्यवस्था है और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था है। हर क्षेत्र में सरकार हर बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत गंभीरता के साथ काम कर रही है। प्राइमरी विद्यालयों की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हुई है, बेसिक शिक्षा पहले से बहुत बेहतर हुई है। स्कूल ड्रेस, बैग, मोजे, जूते और स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से आज बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप के माध्यम से प्राइमरी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही है। एक बहुत बड़ी प्रगति है शिक्षा के क्षेत्र में। विधायक जी, कुछ समय पहले एक घटना हुई जो हमें याद दिलाती है पुरानी घटना से। पुरानी घटना ये थी कि कुछ कांग्रेसी किसी चीज को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे आपके आवास के बाहर, तो जब आपकी नजर उन पर पड़ती है तो आप उन सारे लोगों को अंदर बुलाती हैं और उनको चाय पिलाकर एक स्वस्थ राजनीति का संदेश देती हैं। लेकिन अभी कुछ समय पहले बिहार चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मां के बारे में कुछ आपत्ति
आपत्तिजनक टिप्पणी हुई। इस सब को लेकर यहाँ इटावा में उसका विरोध प्रदर्शन हुआ कांग्रेस कार्यालय के बाहर। तो फिर आपके ऊपर पत्थर फेंके गए। तो ये राजनीति का स्तर क्या इतना गिर चुका है? देखिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते स्वाभाविक है कि अगर कोई भले ही विरोधी पार्टी का व्यक्ति है और हमारे दरवाजे पर हमसे मिलने आता है या किसी कारणवश आता है, तो उसका सम्मान करना हमारा फर्ज बनता है। और रही बात तो पत्थर फेंकने वाली, ये बात सही है कि घटना बहुत बड़ी हो सकती थी। उस दौरान हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। मोदी जी की मां के ऊपर जो टिप्पणी की गई थी उसके विरोध में, और पूरे देश में उस दिन वो प्रदर्शन हो रहा था, इटावा में भी हो रहा था। मैं उसका नेतृत्व कर रही थी, हमारे जिलाध्यक्ष भी साथ में थे। लेकिन अनायास कुछ अराजक तत्व ऊपर से पत्थर फेंकने लगे। ये बहुत ही गलत था। किसी के भी पत्थर लग सकता था, मेरी भी कंधे पे पत्थर लगा था और कहीं किसी भी प्रकार की कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें जो लोग अराजक थे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई गई और बाद में फिर उनको क्षमा भी किया गया। ये राजनीति में सब चलता रहता है, कोई खास बात नहीं थी। तो किन कारणों से उनको क्षमा कर दिया गया? एक ही शहर में हम लोग रहते हैं, उनके आसपास के लोग, उनके मिलने वाले, अब वो कहते हैं अगर कि विधायक जी ठीक है, बच्चे हैं, गलती हो गई, क्षमा कर, बात को खत्म किया जा सकता है। उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। गलती तो की थी, लेकिन उसमें बहुत सारे शहर के अराजक लोग जो छत पर पहुंच गए थे और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। जी, अगर नगर की सम्मानित जनता देखे तो आपने स्वस्थ राजनीति का बार बार उदाहरण दिया है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो से भी अधिक बार, लेकिन फिर भी नगर की जनता आप पर आरोप लगाती रहती है। हमारे ऊपर तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। नगर में बहुत विकास हुआ है। अभी अपने जन्म दिवस के अवसर पर 4 जनवरी को हमने 11 पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन किया और बहुत सारे काम शहर के लिए हुए हैं। हमने इसमें लाइन सफारी के निकट अपोजिट रोड पर एक नगर वन बहुत सुंदर बनाया है। बहुत भीड़ वहाँ पे जाती है और लोग बैठते हैं। वहाँ पे सारी अच्छी व्यवस्थाएं की हैं, साफ सफाई है, अच्छे पेड़ लगे हैं, अच्छा पार्क वहाँ पे अंदर लाइन सफारी के उसमें रेंज में बनाया है। बहुत सारे काम शहर के लिए किए हैं और आगे भी अच्छे काम होते रहेंगे। अभी डीएम चौराहे पर अटल प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो अब वो अटल चौराहे के नाम से जाना जा रहा है और एक बहुत अच्छा काम इटावा में हुआ है। तो इसमें भी इटावा के लोगों को ही उसका श्रेय जाता है। विधायक जी, जब से आपकी पिछले 2 टर्म से सरकार रही है और उन 2 टर्म्स में हमने इटावा में और इटावा से जुड़े आसपास के गांव में हमने बहुत विकास देखा है। और अब तीसरे टर्म में भी अगर आपकी सरकार बनती है तो हम इटावा को अब किस नजरिए से देखेंगे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को हम किस नजरिए से देखेंगे, उनमें कितना हम विकास देख सकते हैं? देखिए, अभी हाल ही में मोदी जी ने अपने जन्म दिवस के पखवाड़े में संसद में घोषणा की और उन्होंने कहा है कि हमारी ग्राम पंचायतों की निधि भी बढ़नी चाहिए और उनके विकास के लिए प्रयास होने चाहिए। तो ग्राम पंचायत निधि बढ़े, क्योंकि जब पंचायत बढ़ेगी तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो समाज का विकास होगा, जिले का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। तो हम कोई भी विकसित कार्य, विकास का कार्य बीच से नहीं कर सकते जब तक हम अपनी प्राइमरी स्तर पर अपनी पंचायतों को सशक्त नहीं करेंगे, गांव स्तर पर योजनाएं नहीं बनेगी और उनका क्रियान्वयन नहीं होगा, तब कोई भी विकास बीच से नहीं हो सकता है। विकास को जमीनी स्तर से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। इसके लिए सरकार बहुत अच्छे से योजना भी बना रही है और पंचायत निधि को भी बढ़ाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। पंचायतों में अब पैसा अधिक आएगा, पंचायतें अच्छी बनाई जाएंगी और हमारे यहाँ हर पंचायत स्तर पर एक मिनी सचिवालय बना है। उसमें हमारी पंचायत सहायक बैठते हैं और तमाम लेखपाल और सचिव, छोटे मोटे जो लोगों के काम थे उनके काम पंचायत स्तर पर उसी मिनी सचिवालय में हों, ऐसी भी व्यवस्था सरकार ने की है। वहाँ पर एक पंचायत में सहयोगी बैठेगा और वो वहीं पर उनके लेटर वेटर बना के या किसी भी प्रकार की कोई भी कठिनाई होगी तो उसको दूर करेगा। तो इस तरह से पंचायतों के विकास के लिए बहुत ही प्रतिबद्ध है हमारी दोनों सरकारें और अच्छे से योजना बनाकर पंचायत को बहुत ही आगे ले जाने के लिए जो स्थित योजनाएं बन रही हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री 2047 में भारत को पूर्ण रूप से विकसित देश बनाने का संकल्प लिए हैं। तो उनका ये संकल्प तभी पूरा होगा जब हम पंचायत स्तर पर गांव का विकास करेंगे और सामूहिक हर क्षेत्र में विकास होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी मूलभूत सुविधाएं हो सकती हैं, बिजली, पानी, कनेक्टिविटी, इन सारी सुविधाओं को जब हम गाँव के अंदर डेवलप करेंगे और अच्छा करेंगे तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। तो स्वाभाविक है कि हमको गाँव स्तर पर बहुत अच्छे से विकास करना होगा।
आपके द्वारा विकास कार्य जो मुख्य रूप से मतलब जिनको जनता की नजर में आना चाहिए, पर मैं जहां तक मैंने देखा है कि नगर की जनता आपके विकास कार्यों से परिचित नहीं है, क्योंकि जहां तक आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स उन सबके लगवाए नहीं, एक भी एक्स्ट्रा रुपए खर्च किया नहीं। क्योंकि मैंने देखा है कि कोई नेता अगर छोटा सा भी काम करता है तो पहले काम बाद में हो पाता है, एक बड़ा सा होर्डिंग पहले ही लगवा देता है। लेकिन आपके वो विकास कार्य नगर की जनता तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि आपने उसमें एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं किया। तो इस पर आपकी क्या राय है, और आप अपने जो विभिन्न कार्य हैं वो नगर की जनता को बता सकते हैं? देखिए, शहर में सर्वाधिक अब तक के जो भी कार्यकाल लोगों के रहे हैं, हमारे माननीय विधायकों के, मैं नहीं समझती सर्वाधिक रोडें शहर में हमने बनाई हैं, सड़कें गलियां बनाई हैं। अभी 11 पार्क जिसका मैं जिक्र कर रही थी उनके सौंदर्यीकरण के लिए, और बसरेहर का बाईपास बना है, हमारी NH-92 यहाँ से आपके टिक्सी मंदिर से लेके और वहाँ ग्वालियर तक, हमारे चंबल पुल तक हमारे द्वारा स्वीकृत की गई है। तो उस पे भी बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक हमारा ब्रिज बन रहा है चंबल पुल पर, तो वो मुझे लगता है पूरे देश का दूसरा या तीसरा ऐसा ब्रिज है जो सिग्नेचर ब्रिज जो वहां पे बन के तैयार होगा और बहुत शीघ्र होगा। पिलुआ मंदिर का विकास हुआ है, कुंडेश्वर धाम का विकास हुआ है, नीलकंठ मंदिर का। नीलकंठ मंदिर। तो हमने ये जो अपना जुगरा मऊ के हनुमान जी हैं, आप जाएंगे देखेंगे बहुत दिव्य भव्य वहां पे मंदिर का विकास हुआ। गांव में जो सड़क थी जीर्ण शीर्ण थी, मंदिर तक का रास्ता नहीं था, उसको बनवाया है। बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं शहर में जो जरूरी थे और होने चाहिए थे। शहर की सर्वाधिक गलियां मेरे द्वारा बनाई गई हैं, और समय आने पर लोगों को उस विकास की जानकारी भी दी जाएगी जो जो हमने काम किए। अभी तो प्रयासरत हूँ और काम अनवरत चल रहे हैं, हो रहे हैं। जी, जैसा कि हम सब जानते हैं आपने खैर काफी अच्छे काम किए, लेकिन आपके मुख्य कामों से एक काम ये है जो यमुना पुल से लेके उदी क्षेत्र तक का जो चौड़ीकरण आपने कराया है, ये आपका सबसे अत्यधिक काम रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि वहां से पहले भी विधायक लोग आए हैं चुनकर, लेकिन किसी की भी नजर वहां पे नहीं पड़ी। तो क्या कारण रहा कि आपकी नजर पड़ी उस जगह पे और आपने वो कार्य कराया? देखिए, जब से राजनीतिक क्षेत्र में पिछली बार भी ये सड़क चौड़ीकरण हुआ है और इस बार फिर ये 4 लेन बनी है, तो लगातार काम NH की रोड थी, गडकरी जी ने उसको स्वीकृत किया है। तो लगातार काम जो भी ध्यान में आ रहे हैं उनको कराने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, और सरकार का सहयोग, आदरणीय योगी जी का, केंद्र सरकार के मंत्रियों का सहयोग उसमें रहता है, इसलिए विकास कार्य बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हो रहे हैं। तो जैसे भी आपने सड़कों के बारे में और विभिन्न रोडों के बारे में, चंबल बाईपास के वो पुल के बारे में आपने बताया, और उसमें से एक मेरे गांव की भी सड़क है जो आपके द्वारा निर्माणित हुई है, इटावा से बरतना वाली रोड। काफी लोगों को मदद हुई है। पहले जैसे देखा जाता था कि सड़क पे बीच में पानी भरा रहता था और नाले ऐसे बहते रहते थे, तो उस चीज से काफी लोगों को मदद हुई है। तो विधायक जी, अब मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी कुछ टाइम पहले देखा जाए तो आपकी माननीय योगी जी के साथ आपकी एक तस्वीर हमें देखने को मिली थी। तो क्या वाकई उनका जो नेचर है वो वैसा दिखता है जैसा हम लोग टीवी में या न्यूज चैनलों में देखते हैं, या वो थोड़ा अलग हटके एक उनका पोलाइट बिहेव भी है? योगी जी एक बड़े मठ के महंत हैं जी जी। और नॉर्मल रहते हैं, सबके लिए उनके दरवाजे खुले हैं, जो भी जाता है उसकी मदद करते हैं। एक प्रशासक के रूप में शक्ति होनी चाहिए और वो शक्ति उनके अंदर है। अगर शासक के रूप में वो सख्त नहीं होंगे और निर्णय लेने में शक्ति नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में शासन की व्यवस्था कमजोर होगी। इसलिए उनको जहाँ जैसा करना होता है वहाँ वैसा करते हैं, शक्ति दिखानी होती है तो शक्ति दिखाते हैं, और हम लोगों के साथ जब बात होती है तो निश्चित ही हमारी समस्याएं हमारी विधानसभा की सुनते हैं और उनको दूर कराने का प्रयास भी करते हैं। तो हम लोगों से तो उनका नॉर्मली बिहेव रहता है जैसा होना चाहिए एक मुख्यमंत्री का। अच्छा, तो मैं अब आपसे ये पूछना चाहूंगा एक कि योगी जी का जो ये गुंडा राज हटाने की प्रक्रिया थी, और देख सकते हैं हम अपने पूरे उत्तर प्रदेश में कि काफी ज्यादा मतलब अब गुंडा राज खत्म हो चुका है। अब गरीब अपने तौर तरीके से और आम आदमी अपने तौर तरीकों से अब जी रहा है और काफी अच्छा माहौल है उत्तर प्रदेश में। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? योगी जी की सरकार जब दूसरी बार हम लोग चुनाव में आए तो कानून व्यवस्था ही एक ऐसा मुद्दा था लोगों के बीच में कि लोगों ने इस बात को रियलाइज किया कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं कानून व्यवस्था ठीक हुई है और गुंडागर्दी समाप्त हुई है। इस कारण से भी लोग योगी जी को पसंद करते हैं। सख्त शासक के रूप में अगर निर्णय सख्त नहीं होंगे और अपराधियों पर लगाम नहीं लगेगी तो
उत्तर प्रदेश भय मुक्त वातावरण वाला जो हम लोगों का संकल्प था वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आज उत्तर प्रदेश की जनता पूरे भय मुक्त वातावरण में जी रही है और बहुत अच्छे से कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। तो आपको क्या लगता है, क्या योगी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सपा का पीडीए जो है वो काम कर जाएगा? क्योंकि हमने अभी लोकसभा 2024 के चुनाव में देखा कि सपा का पीडीए जो सपा अध्यक्ष द्वारा बनाया गया है और कांग्रेस का गठबंधन ने एक अलग कमाल किया है। जब से वो कमाल हुआ है, हम ये नहीं कह सकते वो कमाल कैसे हुआ या कैसे नहीं, लेकिन जब से वो कमाल हुआ है तब से सब लोग ये सोच के बैठे हैं कि अब 2027 में तो सपा आ रही है। ये किसी एक भ्रामक प्रचार के कारण और लोगों को गलतफहमी फैलाकर एक बार वोट ले लेना, मैं नहीं समझती कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए परमानेंट जीत की व्यवस्था हो गई। देखिए बिहार में अभी क्या हाल हुआ और भी जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी, दिल्ली में बिहार में हम लोग जीते हैं। तो पीडीए जैसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परिवार के ही सारे लोग सांसद, विधायक, राज्यसभा सदस्य के रूप में काम कर रहे हैं और किसी दूसरी जाति के लिए कुछ देने के लिए बहुत लोगों को सोचना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी जिसमें सबका साथ है, सबका विकास है और सभी जातियों का समावेश है और सबका सम्मान है। जी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। जहां तक हम सबने भी देखा है, मतलब कि इटावा सदर की सम्मानित जनता ने भी देखा होगा कि पीडीए की बात तो जरूर वो लोग करते हैं, लेकिन जहां तक ये है कि हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म का आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके यहाँ हर व्यक्ति का सम्मान भी है। तो फिर मेरा आपसे ये सवाल था कि पीडीए तो सपा अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है जिसमें वो पीडीए में बात करते हैं हर जात की, हर वर्ग की, पर उनके में शायद एक क्षत्रिय जो जात है वो नहीं आती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इटावा सदर से ही कि आपके साथ हर वर्ग, हर जात के लोग जुड़े हुए हैं और आप तो ऐसी कोई पीडीए की बात भी नहीं करती हो, लेकिन आप एक क्षत्रिय नेता होने के कारण भी आज तक आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि आप केवल और केवल क्षत्रिय नेता हैं या क्षत्रिय जाति की नेता हैं। कोई भी नेता किसी भी जाति का नहीं होता है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है और जिस राजनीतिक दल में काम कर रहे हैं उस राजनीतिक दल के विचारों के साथ जुड़कर हम लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति वर्ग विशेष में विश्वास नहीं रखती। हम लोग सबको साथ लेकर काम करते हैं और सारी जातियों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में है। और हमारे नेता का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। तो किसी एक जाति की बात हम करें ऐसा संभव नहीं है। हम लोग तो हर जाति को लेकर चलते हैं और सबके साथ लेकर चलते हैं और सबका समावेश है और सभी जातियों के लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और सरकार में समाहित हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। एक घटना मुझे याद आती है कि इटावा स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हो रहा था और वहाँ पे नगर के सभी प्रतिनिधि भी उपस्थित थे और वहाँ पे आप भी उपस्थित थी। वहाँ पे आपको देखा मैंने उस वीडियो में कि आपको धक्का लगता है और आप नीचे गिर जाती हैं। तो क्या लगता है, क्या वो किसी साजिश के तहत किया गया था या देखिए केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, उसमें सभी दलों के लोग उपस्थित थे और दल विशेष के लोग झुंड बनाकर आए और इतना प्रेशर से उन्होंने आगे आने की कोशिश की, धक्का मुक्की की, जिसमें उन लोगों के धक्के हम लोगों को लगे। कुछ लोग संभल गए और मैं बिल्कुल साइड से किनारे पर थी तो नहीं संभल पाई और उस बड़े प्रेशर के साथ जो धक्का मुझे लगा, जो दिया गया, उससे मुझे नीचे मैं गिरी। काफी परेशानी भी हुई, चोट वोट लग गई थी, कोई बात नहीं। जी हाँ, वो काफी बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी, पर अच्छा रहा कि आपको ज्यादा कुछ हुआ नहीं। दुर्घटना होते होते बची, हालांकि काफी चोट वोट लगी थी लेकिन फिर भी ऐसी कोई गंभीर चोट नहीं थी। तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आपने अपने विधायक के करियर में आपने बहुत बार अपनी महानता का परिचय दिया है। तो इसी क्रम में मेरा एक सवाल आपसे ये है कि आप विधानसभा की महिला एवं बाल विकास से जुड़ी संयुक्त समिति की सभापति भी रह चुकी है। इस दौरान आपने महिला सशक्तिकरण को लेकर कई अहम काम भी किए हैं। तो आपके हिसाब से महिलाओं के लिए जो ये योजनाएं और फैसले हैं, उन्हें आम महिलाओं तक सही तरीकों से पहुंचाने के लिए और क्या किया जाना चाहिए? ये आज बहुत बड़ी योजना चल रही है हमारी समूह की बहनों के लिए और पूरे देश में बहनों के समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरी है और सामाजिक स्तर भी बहुत बड़ा है। महिलाएं आज बाहर निकलकर
स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर रही हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो रही है। और सरकार ने तो नारी बंधन अधिनियम ही पार्लियामेंट में पारित किया, जिसमें 33% हमारी बहनों को आरक्षण दिया। तो आज बहनें राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अच्छे से काम कर रही हैं और तमाम ऐसी योजनाएं हमारी बहनों के लिए सरकार लेकर आई है, जिन योजनाओं के माध्यम से आज बहनें सशक्तिकरण के रूप में आगे बढ़ रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। तो ये तो अब आजकल महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी सब। एक बार हम फिर से चाहते हैं कि इटावा की सम्मानित जनता आपको चुनकर फिर से विधानसभा भेजे और तीसरे टर्म के लिए आप तैयार रहें। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी शहर की सदर विधायक श्रीमती सरिता भदौरिया जी को, क्योंकि इन्होंने बिना ये जाने कि हम लोगों का चैनल क्या है और कैसे कितना ग्रो कर चुका है या नहीं कर चुका, बस ये जाना कि ये 2 इटावा के नए लड़के हैं और ये काम करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बिना कुछ जाने समझे हमको अपना पॉडकास्ट दिया, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बस इसी के साथ एक आखिरी चीज और कि अब 2027 के चुनाव में आपका भाजपा को लेके और ये चुनाव को लेके क्या नारा होने वाला है, क्या आप बताएंगे हमें? देखिए, कोई नारा नहीं है। भयमुक्त समाज और विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और लोग स्वयं भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हैं और योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहिए। चलिए, भविष्य में एक बार हम लोग फिर से माननीय जी के साथ पॉडकास्ट फिर से करेंगे। धन्यवाद।